औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। आज का हमारा ये सबक लेक्चर नंबर 7 मज़मून उर्दू है और आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है सबक आराम व सुकून। इसकी तशरीह के हवाले से गुज़श्ता लेक्चर में भी मैंने आपको ब्रीफ़ किया था। इसके साथ साथ हमने एक कहानी पढ़नी है। कहानी का उन्वान है झूठ की सज़ा और दूसरी कहानी है दूध में पानी, अक्लमंद बीवी प्लस एक ख़त पढ़ना है दोस्त के नाम। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं सबक आराम और सुकून की तरफ। इससे पहले हमने हिस्सा नज़म को पढ़ा और गुज़श्ता जो लेक्चर हुआ था वो हिस्सा नसर के हवाले से हुआ था। सबक आराम और सुकून तकरीबन निसफ़ हो गया था और आज थोड़ा सा मैं फिर उसी के मुताबिक आपको ब्रीफ़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हिस्सा नसर में चंद चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये कि सबक का उन्वान लिखना होता है। सबसे पहले सबक का उन्वान लिखना होता है। जैसे कि इधर आपके वाइट बोर्ड के ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। फ़र्ज़ किया इसी में से कोई पैरा आ जाता है जिसकी आपने तशरीह करनी है, तो सबसे पहले आपने लिखना है सबक का उन्वान। सबक का उन्वान क्या है? आराम व सुकून। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसकी तसनीफ़ करने वाले का नाम। ये सबक किसने तसनीफ़ किया है, इसका राइटर कौन है, इसका मुसन्निफ़ कौन है, और वो हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। तीसरे नंबर पर जो चीज़ लिखनी होती है वो सिन्फ़ लिखनी होती है कि ये सबक किस किस्म का है, इसमें क्या बयान हुआ है। और उसकी तरफ अगर देखा जाए तो इसकी सिन्फ़ जो है वो ये ड्रामा है, ये एक ड्रामा है। अगर ये तीसरे नंबर वाली बात सिन्फ़ जो है ये ना भी लिखी जाए तब भी गुजारा हो सकता है, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम, ये लिखना लाजमी है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर यहाँ से कटिंग हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है कि आपने लिखना है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। वो जो इक़्तिबास होगा, जो पैरा आपके सामने होगा, वो इक़्तिबास में कुछ लफ्ज़ ऐसे होंगे जिनके ऊपर ख़त खींचा होगा। बाद बच्चे जो है वो लिख लेते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी, लेकिन ये गलत है। मुश्किल अल्फाज के मानी नहीं लिखना, बल्कि आपने लिखना है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ख़त का माना ये होता है जैसे एक लाइन लगी होती है और कशीदा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मस्दर जो है कशीदन है, यानी कशीदन मस्दर से ये लफ्ज़ जो है वो निकला है, जिसका माना होता है खींचना। जिसका माना क्या है? खींचना। यानी वो लफ्ज़ जिसके ऊपर जो है ये ख़त खींचा हुआ है उसके मानी आपने लिखने हैं। सारे मीनिंग लिखना ज़रूरी नहीं है। जिन अल्फाज के ऊपर ख़त खींचा गया है आपने उन अल्फाज के मानी जो है वो लिखने हैं। उसके बाद जो है वो ये आएगा सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ क्या होता है? मुख्तसर में आपको बयान कर दूं कि सियाक़ व सबाक़ का मतलब ये होता है कि वो पैरा जिसकी आप तशरीह करने जा रहे हैं, जिसकी आपने तशरीह करनी है, इसका
माकबल और माबाद से रिलेशन कायम करना है, ताल्लुक़ कायम करना है कि इस पैरे का माकबल से क्या ताल्लुक़ है और माबाद से क्या ताल्लुक़ है। वो रिलेशन जो है वो चंद लाइनों में आपने बयान करना है। अगर फ़र्ज़ किया ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि आपने वो सारी स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी का जो मेन किरदार है, जो थीम है, वो आपके माइंड में होगा। आप वही 4-5 लाइनों में लिख दें तो फिर भी आपका वो गुजारा हो जाएगा, सियाक़ो सबाक़ वो हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह से मुराद ये है कि जो पैरा आपको दिया गया है उस पैराग्राफ को आपने खोल कर बयान करना। जैसे कि गुज़श्ता लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि तशरीह का माना क्या है। तशरीह जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये शर्राहा से निकला है, जिसका माना होता है किसी चीज़ को खोल कर बयान करना, और इसी से इसमें फ़ाइल बना है शारे, तशरीह करने वाला। तो आपने उस इक़्तिबास की, उस पैराग्राफ की जो तशरीह करनी है वो उसको खोल कर बयान करना है। और खोल कर कैसे बयान करना है, यानी यूँ समझें कि अगर 3 लाइनों की वो इक़्तिबास है तो आपने कम से कम 7-8 लाइनें जो है वो उसकी लिखनी है, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और इसमें आपने हवाला जात देने हैं। हवाला जात से मुराद ये है कि आप कुरान पाक से कोई आयत जो है वो हवाले के तौर पर आप बयान कर सकते हैं। अहादीस नबवी से कोई हदीस जो है वो आप हवाले के तौर पर बयान कर सकते हैं। किसी बुज़ुर्ग के अक़वाल में से कोई कौल जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई आप शेर लिख सकते हैं, यानी वो जो इबारत से मिलता जुलता हो, इबारत से रिलेटेड हो, उसके बारे में जो है वो आपने ये इक़्तिबास की तशरीह करनी है। तो ये आपने पूरे सबक को रीड करना है और सबक को रीड करने के बाद जो है वो आप इसकी तशरीह उम्मीद है कि बआसानी जो है वो कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपने सबक, हमने तकरीबन निसफ़ जो है वो पढ़ा था, ये आपने घर में बैठकर इस सारे सबक की रीडिंग करनी है। जब रीडिंग करेंगे तो फिर आपको इसकी तशरीह जो है वो आराम से जो है वो हो जाएगी, सुकून से तशरीह हो जाएगी। ये चीज़ें आपने लिखनी है। हाँ, एक बात और कि ये पेपर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर आप हवाला मतन लिखेंगे, हवाला मतन का 1 नंबर होता है, ख़त कशीदा अल्फाज भी साथ लिख लेंगे तो 1 नंबर इसका होता है, सियाक़ो सबाक़ लिख लेंगे तो 1 नंबर इसका हो गया है, 3 नंबर हो गए। आगे जो इक़्तिबास की तशरीह है ये 2 नंबर इसके होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप तरतीब से लिखेंगे तो तब आपको 5 नंबर के आप हकदार होंगे, अगर आपकी तशरीह में कोई जान हुई तो इसके साथ साथ हमने दूसरे नंबर पर जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि ये कहानी है झूठ की सज़ा। तो बेटा वैसे भी आपको पता है कि झूठ का जो इंजाम है ये अच्छा नहीं होता, झूठ बुरा होता है। जैसे कि एक आता है कि अस्सिद्क़ युंजी वल काज़िब युहलिक, सच्चाई जो है वो निजात देती है और झूठ हलाक कर देता है। जो आदमी झूठ बोलता है तो उसका नाम जो है वो कज़्ज़ाब लिखा जाता है और झूठों में उसका नाम आ जाता है, और उसका अंजाम भी जो है क्या होता है, बुरा होता है। और सबसे बड़ा आदमी वो होता है, सबसे बहादुर आदमी वो होता है जो जाबर से जाबर, जालिम से जालिम हुक्मरान के सामने भी कलमा हक क्या देता है, सच्ची बात क्या देता है, तो वो सबसे बहादुर होता है। तो आज इस ज़ुमरे में हमने ये कहानी पढ़नी है कि झूठ की सज़ा। तो इसमें सबसे पहले आप देखें, एक मैंने इधर पॉइंट लिखा कि एक नौजवान गडरिया दरिया के किनारे बकरियां चराया करता था। तो स्टोरी, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि स्टोरी लिखने का अंदाज़ आपका ऐसा होना चाहिए कि स्टोरी जो होती है वो पास्ट टेंस में होती है, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में होती है, ज़माना माजी में होती है। तो आपने लिखना है एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरिया के किनारे एक नौजवान गडरिया बकरियां चराया करता था, और
रोज़ाना का उसका मामूल था कि वो सुबह घर से उठता, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वो दरिया के किनारे चला जाता और खूब मौज मस्ती करता। एक दिन ऐसे हुआ कि उसके माइंड में, उसके जहन में एक बात आई, कि कोई लोगों के साथ, आवाम के साथ, अपने अहले मोहल्ला के साथ, अपने गांव वालों के साथ कोई मजाक करते हैं। उसने ऊंची आवाज़ से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ लोगों बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मेरी बकरियों को मार डालेगा, मेरी भेड़ों को खा जाएगा। इतना ऊंची आवाज़ से उसने ललकारना पुकारना शुरू कर दिया कि मोहल्ले के लोग जो थे वो कलाड़ियाँ लेकर, लाठियाँ लेकर भागे भागे आए। जब उसके करीब पहुँचते हैं तो वो एक पत्थर पर खड़ा है और खड़ा खड़ा हंस रहा है। उससे पूछा कि क्या मसला है, किधर है शेर? वो कहने लगा कि शेर नहीं है, मैं तो वैसे आपसे मजाक कर रहा था, मैं आपसे शरारत कर रहा था, मुझे ये शरारत आ गई थी। फिर वो बुरा भला कह के चले जाते हैं। अब दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन फिर उसका मामूल यही होता है कि वो बड़ी ऊंची आवाज़ से चीखना शुरू कर देता है कि लोगों बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। लोग बेचारे अपने काम काज छोड़कर फिर कलाड़ियाँ लेकर, लाठियाँ लेकर उसके बचाव के लिए फिर उस दरिया के किनारे पर पहुँचते हैं, चरागाह की तरफ पहुँचते हैं। क्या देखते हैं कि वो फिर आगे से हंस रहा है और आगे से कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। तीसरे दिन ऐसे हुआ कि फिर उसने ऐसे ही शोर मचाया। लोग अपने काम में महव थे, अपने काम में मसरूफ़ थे और उन्होंने सोचा कि गुज़श्ता दिनों की तरह ये आज भी जो है वो क्या कर रहा होगा, मजाक कर रहा होगा। वो अपने काम में मसरूफ़ रहे और वो उसकी मदद के लिए नहीं गए। और उस दिन वाक़यातन शेर जो है वो आ चुका था और शेर ने, उसने अपनी बहुत चीखो पुकार की, लेकिन शेर ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी भेड़ बकरियों को चीर फाड़ दिया और उसको भी मार दिया। शाम हो गई, जब वो वापस घर नहीं गया, लोगों ने देखा कि क्या मामला है, आज गडरिया नहीं आया। बड़ी देर तक वो इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते रात गुजर गई, सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो फिर वो लोग जो है वो क्या करने लगे कि चरागाह की तरफ अपनी बकरियों, उस गडरिये को देखने के लिए और उसकी बकरियों को देखने के लिए चले गए। जब वहाँ गए तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि गडरिया जो है वो मुर्दा पड़ा है और उसकी बकरियाँ, कुछ बकरियों को तो शेर खा जाता है और कुछ बकरियाँ जो है वहाँ मुर्दा हालत में पड़ी हैं। तो क्या हुआ कि ये सारे का सारा माजरा जो है उसके झूठ बोलने की सज़ा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि झूठ का इंजाम जो है वो बड़ा बुरा होता है। इस कहानी से, इस स्टोरी से यही नतीजा निकलता है कि झूठ का इंजाम बुरा होता है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि सिद्क़ को युंजी वल काज़िब योहलिक, कि सच्चाई जो है वो निजात देती है और झूठ क्या करता है, हलाक करता है। इसके साथ साथ एक स्टोरी और भी है, उसका उन्वान है दूध में पानी। ये भी तकरीबन इसी से मिलती जुलती स्टोरी है। ये भी एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ग्वाला पहाड़ के दामन में रहता था और वहाँ पर ही उसने बहुत सारी गाय को रखा हुआ था और गाय, वो जो उसकी गाय वगैरह थी उनको चारा वगैरह देता और उनका दूध होता और दूध दोने के बाद वो क्या करता कि अवाम में दूध तकसीम करता। वैसे भी बेटा आम रूटीन के मुताबिक जब इंसान का ये हमारी रूटीन में शामिल है कि जब हमारा बिज़नेस इब्तिदान होता है तो हम जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो शो करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं सारा। लेकिन हमारी रूटीन ये है कि जब जो है वो हमारा बिज़नेस चल जाता है, कारोबार चल जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि
खस्ता चीज़ें उसमें डाल देते हैं, उसमें मिलावट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही उस ग्वाले ने क्या किया कि इब्तदा में तो वो खालिस दूध देता था, बाद में उसने क्या किया कि दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया और मिलावट वाला दूध जो है वो लोगों को पिलाता, लोगों को देता। लेकिन हुआ ऐसे, लोग शिकायत करते कि यार दूध पतला है, क्या वजह है? तो वो आगे से हंसकर टाल देता, वो कहता कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक अमर है, अल्लाह ताला की तरफ से है कि दूध जो है वो पतला आता है, इसमें मेरा जो है वो कोई कसूर नहीं है। लोग बार बार उसको शिकायत करते, लेकिन वो ना मानता। आखिर हुआ ऐसे कि एक दिन आसमान से बादल गरजा, बादल चमका और आहिस्ता आहिस्ता जो है बादल बरसना शुरू हो गया और फिर बादल के साथ साथ ओले भी पड़ना शुरू हो गए। हुआ ऐसे कि चंद मिनटों के अंदर अंदर ऐसे हुआ कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा और वही पानी जो है वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। और जब वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया तो वो पानी जो है वो सारी चीज़ों को, सारी उसकी गाय वगैरह को, सारी भैंस जो भी था, दूध देने वाले जानवर जो थे, उन सब को जो है वो बहा कर ले गया। एक दिन फिर जब ये सारा माजरा हो गया तो वो सर पकड़कर बैठ गया परेशानी के आलम में। कभी किसी से कहता, कभी किसी से कहता कि मैंने आज तक ऐसा सैलाब नहीं देखा, ऐसा पानी नहीं देखा कि जितना इस दफ़ा आया है। तो एक अक्लमंद से जब उसने बात की तो अक्लमंद ने ये फरमाया कि ये वही पानी था जिसको तुम दूध में मिलाया करते थे। तो बेटा इससे, इस कहानी से ये साबित होता है कि मिलावट करने से इंसान जो है वो तबाही की तरफ जाता है। जब मिलावट की जाती है तो वो ये मिलावट इंसान को तबाही की तरफ जो है वो लेकर जाती है। तो इसके साथ साथ हमने एक ख़त भी पढ़ना है और ख़त का उन्वान है दोस्त के नाम ख़त है ये। और ये ख़त क्या है कि इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ख़त का तरीक़ेकार क्या है, कैसे आपने लिखना है, वो तरीका आज फिर बता देता हूँ। और ये ख़त है जिसमें एक दोस्त जो है अपने दूसरे दोस्त को अपनी बहन की शादी में इनवाइट करता है, अपने दूसरे दोस्त को अपनी बहन की शादी में दावत देता है और तबसरा करता है कि मेरी सिस्टर की शादी होगी, मेरी बहन की शादी होगी, तो हम वहाँ पर बड़ी आतिशबाजी करेंगे, हमने ऐसा जो है वो खाने का इंतज़ाम किया है। पूरा अपना प्रोग्राम जो है वो अपने दोस्त के सामने पेश करता है। तो उसका दोस्त उसको समझाता है कि देखो ये जो है फजूल खर्ची है, ये जो आतिशबाजी है या जितने भी आप जो है ये जितनी भी अरेंजमेंट है आपकी, ये सारी फजूल खर्ची में आती है। और वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादियों की शादी की, जितनी उनकी शादियाँ हुई उनकी मिसाल पेश करता है और साथ साथ ये कहता है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। तो ये आपकी बुक पर ये कहानी भी जो है वो लिखी हुई है, आपने इसको भी रीड करना है। और मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये तरीका इसका क्या है, उसके मुताबिक आपने लिखनी है ये कहानी। और ये बेटा पेज नंबर 63 पर है, पेज नंबर 63 पर ये दोस्त के नाम ख़त है और ख़त नंबर 11 है। ये आपने घर बैठकर इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। तरीका इसके लिखने का ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपने ख़त लिखने से पहले यहाँ लिखना है आज कमराए इम्तिहान, या आप यहाँ इम्तिहानी मरकज़ भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपने तारीख़ लिखनी है। फ़र्ज़ किया कोई भी तारीख़ जो होगी उस दिन, उसके मुताबिक आपने लिखना है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर दे देता हूँ, 15 जून 2000
20। प्यारे दोस्त अली, और उसके बाद आपने ये साइन लगाना है। उसके बाद आपने लिखना है अस्सलामु अलैकुम। सलाम से आपने इब्तिदा करनी है। और इसी तरह जो मैंने आपको पहले समझाया कि फ़जूल खर्ची के बारे में पहले दोस्त ने बताया कि शादी की पूरी तकरीब का जो कुछ भी था वो सारा बयान किया, तो दूसरे दोस्त ने उसको जो है कहा कि ये चीज़ शरन जो है ये जायज़ नहीं है, आप इसलिए इन चीज़ों से इज्तनाब करें। तो ये सारा लेटर जो है वो आप पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद ये दरमियान में इसका सारा मवाद जो है वो लिखेंगे, और एंड पर आपने लिखना है आपका दोस्त, नीचे वाली लाइन में अलिफ बे और जीम, यहाँ अपना नाम नहीं लिखना। और बेटा ये जो हरूफ तज्जी के हिस्से हैं, मसलन जैसे 15 जून 2020 लिखा हुआ है, तो ये आपने उर्दू में लिखना है, ये आपने उर्दू में लिखना है। वैसे अगर आपने इंग्लिश में भी लिख दिया तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा। और सबसे पहले आपने तारीख़ लिखनी है, उसके बाद उस महीने को उर्दू में लिखना है और आगे सन लिखना है। फिर दोस्त को मुखातब करना है सलाम दुआ के बाद, दरमियान में उसका जो भी है कोई भी आप लेटर लिखें उसका तरीक़ेकार जो है वो यही होगा, और आखिर में अलिफ बे जीम आपने लिखना है। तो ठीक है, हमारा ये सबक आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो आपने ये सबक आराम और सुकून को अच्छे तरीके से रीड करना है, तशरीह इसके मुताबिक करनी है, और स्टोरियाँ भी जो मैंने समझाई हैं जैसे ये भी आपकी बुक पर मौजूद हैं, आपने इसके मुताबिक जो है इनको भी रीड करना है, पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।